नमस्कार, राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं मानक गुप्ता। वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। ये आज योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लिखकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पर एक तरह से सीधा हमला किया है। राष्ट्र की बात में मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे पश्चिम की सियासी तपिश की, जिन्ना बनाम गन्ना की, जाट मुस्लिम समीकरण की, आरोप प्रत्यारोपों की, विकास के मुद्दे पर अखिलेश जयंत बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी बार बार उन्हें अपनी पिच पर ला रही है, खेलने के लिए मजबूर कर रही है। आज यूपी चुनाव में जिन्ना के साथ सरदार पटेल की भी एंट्री हो गई। आज सुबह सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सियासी गर्मी बढ़ा दी। बिना किसी का नाम लिए लिखा, वे जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। सीएम योगी के बाद कमान संभाली बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने। उन्होंने कहा, भाजपा शिक्षकों, अधिवक्ताओं, समाज सेवियों को टिकट दे रही है, वहीं सपा अपराधियों को टिकट दे रही है। जेल में बंद और जमानत पर चल रहे लोग उत्तर प्रदेश के विकास को बेपटरी करना चाहते हैं। जरा सुनिए क्या बोले गौरव भाटिया। जिनके परिवार के ऊपर 165 मुकदमे चलते हैं और किसानों की जमीन जो हड़पता है, जो जेल में है, उसको टिकट दिया जाता है कि तुम जेल से चुनाव लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। उनके पुत्र अब्दुल्ला वो बेल पे बाहर आए हैं, किसानों की जमीन हड़पने के लिए बाहर आए हैं। जेल और बेल करना चाहते हैं विकास को डीरेल। इधर आज मुजफ्फरनगर में अखिलेश और जयंत की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा यह चुनाव किसान नौजवानों के भविष्य का है, इस बार गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी, नकारात्मक राजनीति को खत्म करना है, मैंने किसानों के लिए अन्न संकल्प किया है, बीजेपी का राजनीतिक पलायन होगा। बीजेपी पुराने मुद्दे और पुराने सवाल उठा रही है। जरा सुनिए क्या बोले अखिलेश यादव। झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर के नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है, इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। यूपी के चुनाव में एसपी और बीजेपी, एसपी आरएलडी गठबंधन और बीजेपी का गठबंधन अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। दोनों पार्टियों के नेता, दोनों गठबंधनों के नेता शहर शहर गांव गांव जा रहे हैं, लेकिन एक पार्टी और है इसकी कोई ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, और वो है बहुजन समाज पार्टी। चर्चा इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बीएसपी प्रमुख मायावती प्रचार से नदारद हैं। पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब तक 219 उम्मीदवारों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। सवर्णों को 54 टिकट दिए गए हैं, ओबीसी को 52 टिकट दिए हैं, 56 दलित प्रत्याशी उतारे हैं। सबसे बड़ी बात यह, इस चुनाव में 41 मुस्लिम उम्मीदवारों को बहन मायावती ने टिकट दिया है। सब ठीक है, लेकिन मायावती नजर नहीं आ रही। क्या बीएसपी यह मानकर चल रही है कि अभी चुनाव का प्रचार का वक्त आया नहीं है? क्या बीजेपी के वोटर साइलेंट हैं? क्या मायावती को इस बात का पूरा भरोसा है बिना प्रचार किए उनका वोटर वोट करने उनके लिए निकल जाएगा? अब जरा राष्ट्र की बात में आगे ये सवाल पूछेंगे। अब जरा एक नजर बीएसपी के गिरते ग्राफ पर डालना जरूरी है। 2002 में जब चुनाव हुए थे तब बीएसपी ने 98 सीटें जीती थी, वोट फीसदी 23 के आसपास था। फिर आया 2007 का चुनाव, जहां पार्टी को बम्पर जीत मिली थी 2007 में, याद करिए 206 सीटें मिली थी और वोट मिला था 30% से ज्यादा। यह देखिए 2012 के चुनाव में समाजवादी सरकार बनी तो बीएसपी 98 सीटों पर आ गई, माफ करिए 80 सीटों पर आ गई और वोट घटकर रह गया 25% के आसपास। 2017 में बीएसपी की सीटें रह गई सिर्फ 19 और वोट भी घटकर 22% पर आ गए। इसीलिए
आज राष्ट्र की बात में 2 सवाल। पहला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। यूपी चुनाव में जिन्ना पटेल का क्या काम, क्या रणनीति है जिन्ना और पटेल को बार बार चुनाव में लाने के पीछे? और दूसरा, चुनाव में क्यों नहीं दिख रही बहन जी? राष्ट्र की बात में आज बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से घनश्याम तिवारी राष्ट्र की बात में शामिल हैं। धर्मवीर चौधरी बीएसपी की तरफ से आ गए, उनको भी आप देख पा रहे हैं। अनिल दुबे हैं मेरे साथ, आरएलडी के नेशनल सेक्रेटरी हैं। और संगीत रागी मेरे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आरएसएस के विचारक हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत। शहजाद, आपसे शुरू करूंगा। आपने थोड़ी देर पहले अखिलेश और जयंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। अखिलेश कह रहे हैं हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने देते हैं। इनको देखो, चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी पर डोरे डालने पड़ते हैं। इसी से अंदाजा लगा लीजिए इनके सारे हथियार फेल हो चुके हैं, चाहे वो जिन्ना हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, पाकिस्तान हो। इसीलिए अब बौखलाहट में आ गई बीजेपी। शहजाद पूनावाला। ऐसा है, जहां तक अखिलेश जी की उड़ान का सवाल है, तो ये एको को थोड़ा सा ठीक करा दीजिए। हाँ, जहां तक अखिलेश जी की उड़ान का सवाल है, तो उनकी तो उड़ान 2017 में यूपी की जनता ने रोक ली है, और 2014 और 2019 में भारत की जनता ने जिस प्रकार से लोकसभा में उनकी उड़ान को थामने का काम किया है, थमा देने का काम किया है, तो जिनकी उड़ान को देश की और प्रदेश की जनता ने रोका है, तो उनकी उड़ान को हमें रोकने की कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, ये मैं कह सकता हूं कि हमारे भी कई सारे चॉपर और एयरप्लेन जो है वो नहीं टेक ऑफ कर सकते हैं विजिबिलिटी के कारण, और ये डीजीसीए के गाइडलाइंस के हिसाब से वहां पर ग्राउंड पर काम होता है। पर हम रोना शुरू नहीं कर देते हैं। पर रोना उन लोगों का काम है जिन्होंने आज तक केवल गणतंत्र की बात की हो और हमेशा आज तक केवल अन्नदाता के साथ खड़े रहे हो, जो तमंचावादी हो। वो आज जब अन्नदाता की बात करते तो उनके मुख से अन्नदाता संकल्प, अन्न संकल्प भाता नहीं है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। इन्होंने 2012 के मैनिफेस्टो में कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, एक फूटी कौड़ी नहीं की। हमने 36,000 करोड़ का किसानों का कर्ज माफ किया। इन्होंने कहा था किसान आयोग का गठन करेंगे। आज मैं घनश्याम तिवारी जी से पूछना चाहता हूं, 5 वर्ष हो गए, कहां है किसान आयोग? क्यों गठन नहीं किया उसका 2012 से 17 के बीच? तीसरा, इन्होंने कहा था कि हर जिले में हम मैदान, खेल का मैदान तैयार करेंगे। खेल का मैदान तो तैयार नहीं हुआ। हर जिले में, हर गली में, हर गांव में इन्होंने गुंडों का अड्डा बनाने का काम तो जरूर कर दिया। और आज भी उनके प्रत्याशी की सूची देखोगे तो ये प्रत्याशी की सूची कम और इंडियाज मोस्ट वांटेड की लिस्ट ज्यादा लगती है। अरे भाई मानक जी, आप ट्विटर पर बड़े छाए रहते हैं, जरा आजम खान के केसेस की लिस्ट देखना। एक ट्विटर थ्रेड, 5 ट्वीट का थ्रेड लगा पूरे परिवार का 164 केस का वर्णन करने के लिए। ऐसा तो इनकी उपलब्धि इनकी ऐसी है। बहरहाल, मैं आपको आखिरी पॉइंट बताता हूं। इन्होंने कहा कि हम किसानों को फसल का बीमा योजना का लाभ देंगे। 1-1 रुपए के चेक देते थे, याद है आपको? 1-1 रुपए का चेक कटता था। अरे चेक छपवाने का जो कॉस्ट था वो भी ज्यादा होता था। उसके बदले हमने क्या किया है? हमने 2.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी। हमने रिकॉर्ड गन्ना भुगतान किया 1,51,000 करोड़ का। इन्होंने 31 चीनी मिलें बंद कराई। इन्होंने 11,000 करोड़ बकाया रखा था, हमने उसको भी क्लियर किया। इन्होंने जो खरीद की धान की, गेहूं की, वो गेहूं की और धान की 10 वर्ष में जितनी खरीद की, हमने उसको 4 वर्षों में खरीदने का काम किया। अखिलेश कह रहे हैं कि आप अभी से बौखला गए हैं, इसीलिए चुनाव से एन पहले आपने देखिए जयंत चौधरी को अप्रोच किया, उन पर डोरे डाले। और अब आप देखिए ट्विटर पर योगी आदित्यनाथ जिन्ना और पटेल करने लगे, जिसका यूपी में कोई काम नहीं है। इन मुद्दों से पता चलता है, आपके इस जयंत के ऑफर से पता चलता है कि आप हार रहे हैं। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ, इन दोनों पे मैं तुरंत आपको जवाब देता हूं। जयंत जी को केवल अमित शाह जी ने विश्लेषण करके कहा कि देखिए ये चुनाव तो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी बनाम जिन्ना के अनुयायी के बीच है, 80-20 की जो हम लड़ाई कहते हैं। अब चौधरी चरण सिंह के अनुयायी ने एक शायद गलत घर चुन लिया। ये विश्लेषण था, ये ऑफर नहीं था। ऑफर तो उसको दिया जाता है जो अवेलेबल होता है। क्या जयंत जी अवेलेबल है तब हम ऑफर की बात करें? जो अवेलेबल नहीं उसको ऑफर कैसा? तो ये अवेलेबल विश्लेषण को ऑफर मानने की
की उत्सुकता जैन जी में क्यों है, वो जैन जी उसका जवाब देंगे। परंतु मैं जरूर कह सकता हूं कि विश्लेषण को ऑफर क्यों समझ रहे हैं वो उनकी बात है। परंतु हां, यह जरूर मैं कहूंगा कि जिन्ना और सरदार पटेल, अरे भाई ये तो बात अखिलेश यादव जी ने कही। जिन्ना और सरदार पटेल को एक ही लाइन में लाने का महापाप अगर किसी ने किया तो अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव जी से पूछे कि क्या वो आज माफी सार्वजनिक रूप से मांगते हैं, और अगर नहीं मांगते तो हम यही तो कह रहे हैं कि कानून का राज बनाम गुंडों का निजाम, यह चुनाव है। आज सरदार पटेल और हमारे चौधरी चरण सिंह के अनुयायी बनाम जिन्ना के प्रेमी, यह चुनाव है। और हम खुले डंके की चोट पर कह रहे हैं, आज जो हमने कैराना में एक समय पर पलायन होता था, आज हमने सारे अपराधियों को पलायन करवाया है। परंतु अखिलेश यादव जी चुन रहे हैं कि एक एक अपराधी को असेंबली भेजे, हमने जेल में पहुंचाया है। नाहिद हसन से शुरू होती है लिस्ट, हाजी यूनुस तक जाती है। इनके एक प्रत्याशी अमरोहा वाले क्या बोल रहे थे, मैं बीजेपी के इन दो इश्यूज पर पहले बोलिएगा। शहजाद कह रहे हैं कि जयंत को कोई ऑफर नहीं दिया गया, एक तो ये मत मानिए कि वो ऑफर था, वो विश्लेषण था और शायद उसके पीछे कोई राजनीतिक सोच या रणनीति थी। दूसरा, शहजाद पूनावाला ये भी कह रहे हैं जिन्ना पटेल, योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है, जिन्ना को आप ही चुनाव में लेकर आए थे, इसलिए अब ये मत कहिए कि बीजेपी मुद्दे से भटका रही है। घनश्याम तिवारी। नमस्कार मानक, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। यदि चुनाव का आप प्रतिदिन का एक टिकर निकालें तो प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, जनता क्या कहती है और सुनती है, और समाजवादी पार्टी आरएलडी क्या कह रही है, सुन रही है, इसका विश्लेषण कीजिए। जो उत्तर प्रदेश में और बिहार में लाठियां मारी गई, 1,25,00,000 युवा 3 साल से नौकरी के लिए तरस रहे हैं। वो नौकरियां जो इस सरकार के उस समय के रेल मंत्री ने, वर्तमान रेल मंत्री ने, हर किसी ने प्रकाशित की थी, बड़ी बड़ी बातों के साथ प्रकाशित की थी। आप जानते हैं मानक, उन 1,25,00,000 युवाओं में से 22 लाख युवा उत्तर प्रदेश के हैं, 15 लाख युवा बिहार के हैं। जो लाठी इन्होंने मारी है ये 22 लाख युवाओं के ऊपर मारी है, उनके परिवारों के ऊपर मारी है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की, इतनी बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, एक शब्द नहीं बोला। जयंत जी को ऑफर था, भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते हैं कि सिर्फ यही चालाक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी रेल मंत्री ने, आप कह रहे हैं कि एक शब्द नहीं बोला, कैसी बात कर रहे हैं घनश्याम तिवारी? जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को लाठी मारी गई, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक शब्द बोला? इतनी भी नहीं संवेदना है कि उनके बारे में कुछ कह सके? या जो जब किसानों को रौंदा गया, उनकी संवेदना में भारतीय जनता पार्टी ने किसने कुछ कहा? आज तक उन किसानों को श्रद्धांजलि दी? तो भारतीय जनता पार्टी की संवेदनाएं मर चुकी हैं, यह स्पष्ट है। ये आज भी ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी नहीं है, जबकि हर मंजर बता रहा है कि महामारी की तरह बेरोजगारी फैली हुई है। आज भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है, जबकि हर मंजर बता रहा है कि 1,000 रुपए का सिलेंडर एक मध्यम वर्ग परिवार को गरीब बना रहा है, 100 रुपए का पेट्रोल डीजल उसे और गरीब बनाएगा। तो वो एक बात है। दूसरी बात, इन्होंने जयंत चौधरी जी के बारे में कहा, इनको लगता है कि यही चालाक है, जनता बेवकूफ है। 30 रुपए का पेट्रोल कह के वोट मांगेंगे, फिर उसे 100 रुपए का बेचेंगे। 300 रुपए का सिलेंडर कह के वोट मांगेंगे, फिर उसे 1,000 रुपए का बेचेंगे। सबका साथ सबका विश्वास की बात करेंगे, उसके बाद 80-20 की हेट स्पीच करेंगे। जनता बेवकूफ नहीं है, ना अन्य राजनीतिक दल, ना पत्रकार साथी बेवकूफ हैं। 4 अक्टूबर 2020 को जयंत जी को जब लाठी मारी गई थी योगी सरकार की पुलिस के द्वारा, उसके बाद आरएलडी के कार्यकर्ताओं के जो इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर इस सरकार ने मुकदमे दर्ज किए। क्या भारतीय जनता पार्टी में से किसी को याद आया कि वो किसकी विरासत है? इन्होंने किसान को लाठी मारी है, उन्होंने हर किसान नेता की विरासत को लाठी मारी है। जनता इनके साथ कैसे देगी? हर जगह इनके अच्छा, सोच क्या है घनश्याम तिवारी? आपने कहा जनता बेवकूफ नहीं है, आपने कहा जनता बेवकूफ नहीं है, तो ये आपको क्या लगता है, ये जो विश्लेषण जिसे शहजाद कह रहे हैं और आपको लगता है कि वो ऑफर ही था, क्या सोच थी उसके पीछे? क्यों किया अमित शाह ने इस तरह की बातों, क्यों किया ऐसा? इससे क्या मैसेज जा रहा है? एक हेडलेस चिकन, एक शब्द है, अंग्रेजी का फ्रेज है। इस समय भारतीय जनता पार्टी उस तरीके की दिखाई दे रही है। इनके एजेंडा से जनता को कोई मतलब नहीं है। जनता नहीं लड़ना चाहती यहां पर 650 साल पुरानी लड़ाई। कोई नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी 650 साल से मुगलों से लड़ रही है। कौन सी लड़ाई लड़ रही है भाई? नादिर शाह, अमित शाह में कोई तुलना हो सकती है तो हो सकता है कि कोई लिंक जोड़ रहे होंगे, लेकिन ये 1980 की बनी हुई पार्टी, ये कहां से 650 साल से मुग्ध? इनके मुद्दों को का जनता से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, मतलब आप अगर जिन्ना लाएं, आप पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है ये लाएं, और शहजाद जैसे कह रहे हैं आप जेल में बंद अपराधियों को टिकट दें, अपराधी से मेरा मतलब जिन पर मुकदमे चल रहे हैं और जो जेल के अंदर बंद हैं, आप उनको टिकट दें, तब चलेगा। पूरा कर लेता हूं, एक वाक्य पूरा कर लेता हूं।
जो इनकी पिछले 6 महीने से आदित्यनाथ जी हर रोज सुबह उठ के शाम तक यही रखते थे, अब की बार योगी सरकार, अब की बार योगी सरकार। वो तो बर्बाद कर दिया अमित शाह ने उस नारे को। आदित्यनाथ जी का टिकट कटा करके वापस गोरखपुर भेज दिया। अब इस सरकार के पास ना एजेंडा है ना नेता है। क्या अमित शाह उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेंगे? आपने जवाब नहीं दिया, के लिए जवाब नहीं दिया आपने। जवाब आ रहा हूं, इसलिए मैं पिछले वाक्य को पूरा कर रहा था, जवाब मैं ये दे रहा हूं। हाँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय एक पॉकेट मार की तरह है कि किसी तरीके से वो आपका मुद्दा चुरा लेना चाहती है। आपने गलती से पाकिस्तान शब्द कह दिया, पाकिस्तान के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात चुनाव में जिक्र नहीं किया था। ऐसा कौन सा चुनाव है जिसे भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान का प्रयोग नहीं करती है? और आप जिन्ना की बात करते हैं, तेजस्वी सूर्या ने जब ओवैसी जी के ऊपर आरोप लगाया था उनको जिन्ना कहते हुए, ऐसा कौन सा साल है ये लोग जिन्ना को याद नहीं करते? ये सब बेबुनियादी बातें हैं। ये चुनाव इस चीज पर है कि आप गरीब परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, बेरोजगार युवा के लिए क्या कर रहे हैं। तो ऐसी क्या मजबूरी है फिर कि जेल में बंद लोगों को टिकट देने पड़ रहे हैं घनश्याम तिवारी? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये सब इतना नॉइज, इतना शोर मचाया, बट वो चोर मचाया शोर था। इन्होंने जब अपने कैंडिडेट्स घोषित किए तो 40% कैंडिडेट जो इनके up.bjp.org पे प्रकाशित हैं, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कोई दल कंपीट नहीं कर सकता इंडिया में। कितनी अपराधियों को, कितने भ्रष्टाचारियों को ये मुख्यमंत्री, उप ओके शहजाद रिस्पॉन्ड करिए, क्या बनाते हैं। उसके बाद आगे जा रहा हूं। शहजाद पूनावाला। हाँ, देखिए, जो मैंने बुनियादी रूप से 3 सवाल पूछे थे। इन्होंने कहा था किसान आयोग का गठन करेंगे, क्यों नहीं किया? इन्होंने कहा था किसानों का कर्ज माफ करेंगे, कितने करोड़ का कर्ज माफी किया? घनश्याम तिवारी पढ़े लिखे व्यक्ति आवड़ से हैं, बता दे कितने करोड़ों का कर्ज माफी किया इन्होंने कहा था कि मैं हर जिले में मैदान बनाऊंगा, ये 2012 के मैनिफेस्टो में। तब शायद घनश्याम जी नहीं थे वहां पर, परंतु आज आगे होंगे तो पढ़ लिया होगा। हर जिले में मैदान बनाया था क्या 5 वर्ष में? फीता भी काटने गए होंगे अखिलेश जी, तो बता दीजिएगा कितने मैदान बनाए। और इसीलिए मैं आज पूछ रहा हूं, अपने वादे तो पूरे नहीं कर पाए। अब क्या बोल रहे हैं? अब बोल रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे भाई साहब, आप तो अंधकार में रखने वाले लोग थे। 12-12, 18-18 घंटे बिजली गायब रहती थी और बिजली न होने के कारण दंगे हो जाते थे। आपने केवल एक चीज फ्री दी, दंगे। 1035 दंगे। और जो दंगाई थे, जो कसाई मानसिकता के लोग थे, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, आज उनको आप विधानसभा पहुंचाना चाह रहे हैं। हमने तो दंगा मुक्त किया इस प्रदेश को। हमने वेस्टर्न यूपी में, जहां पर 5 बजे लोग अपनी दुकानें, घर बंद कर देते थे, बेटी खेती की चिंता करते थे, आज बेटी और खेती की चिंता केवल मोदी जी और योगी जी। यही है MY फैक्टर कि मोदी और योगी ही बहू बेटी को सुरक्षित रख सकते हैं। अपर्णा यादव जी भी वहां की बहू है, वो आ गई हमारे पास क्योंकि उनको पता है कि बहू बेटी यहीं पर सुरक्षित रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी भी हमारे साथ ही है क्योंकि उनको पता है बहू बेटी यहीं सुरक्षित रहेंगे। अरे आप मुझे बताइए, वेस्टर्न यूपी में आज जेवर एयरपोर्ट की बात हो रही है, आज डिफेंस कॉरिडोर, ये अवैध तमंचे के कारखाने चलाते थे, हम डिफेंस कॉरिडोर बनाते हैं। ये दंगा एक्सप्रेसवे चलाते थे, हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। तो ये फर्क साफ है ना, और इसीलिए लोगों को पता है। घनश्याम तिवारी, मुझे जवाब देना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करने का मौका देना पड़ेगा। घनश्याम रिस्पॉन्ड करिए। फिर से देखिए, दंगा, लॉ एंड ऑर्डर, यानी मुद्दा वहीं आ रहा है घूम फिर के। घनश्याम तिवारी, मुजफ्फरनगर दंगों में जो भी दंगाई थे उनको आजम खान ने छुड़वाने का काम किया हमने आज। और जो इन्होंने इनोसेंट जाट समाज के लोग थे उनको जेल में डालने का काम किया, आज हमने उनको न्याय दिलवाया है। जाट घनश्याम तिवारी, ओके, घनश्याम तिवारी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बाद आगे जाऊंगा। घनश्याम बोलिए। आज उनको हमने न्याय दिया है। क्योंकि अन्य लोगों को बोलना है, मैं संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। दैनिक भास्कर ने दिसंबर में रिपोर्ट छापी कि 2017 से 2021 तक प्रति वर्ष औसत 3,40,000 NCRB के डेटा के हिसाब से FIR हुए। 7,300 उत्तर प्रदेश में दंगे हुए। 56,000 प्रति वर्ष क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए। देखिए, जितनी भी बातें शहजाद जी ने कही हैं, इसका तो बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। इसका इससे भी कोई लेना देना नहीं है कि महंगाई, जो इन्होंने जनता को धोखा दिया, जनता के साथ पॉकेटमारी की, इसके जिम्मेदार कौन है? यही मोदी जी भाषण देते थे। बेरोजगारी इसका इस बात से भी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। इसका इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है कि 2022 में किसानों की आय दुगनी होने वाली थी। इसका इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है कि हर किसान जानता है कि जो वर्तमान गृह राज्य मंत्री हैं वो उस साजिश का हिस्सा है जिसके तहत किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, लेकिन आज भी गृह राज्य मंत्री हैं। ये सब बेबुनियादी बातें हैं। ओके, ऑलराइट, ओके, अनिल दुबे, ओके, अनिल दुबे। अनिल जी, जरा मुझे यह बताइए, ये अचानक जयंत चौधरी को और अखिलेश यादव को मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी? इसका मतलब अमित शाह का तीर निशाने पे लगा है ना। आप डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गए कि नुकसान कम हो, इसीलिए दोनों को साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठाना पड़ा। नहीं,
मानक जी, डैमेज कंट्रोल के लिए अमित शाह जी प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है, उनके नेता प्रयास कर रहे हैं। हमें डैमेज कंट्रोल की जरूरत नहीं है। हम किसानों के लिए काम करते हैं, हम किसानों के लिए लड़ते हैं। हम पूरे वर्ष भर हमेशा किसानों के लिए लड़ा करते हैं, किसानों के विकास की बात करते हैं और वही हम कर रहे हैं। हम किसानों के बीच जा रहे हैं। हमारा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों लोगों ने आज मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभी मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पूरे जगह जगह पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय जयंत चौधरी जी जाएंगे, सभी प्रत्याशियों के यहाँ जाएंगे, सभी जगह जनसंपर्क करेंगे। ये पूरा उनका कार्यक्रम है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह किसानों की लहर है, जिस तरह किसानों का रुझान राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, भारतीय जनता पार्टी हताश है और ये जो है जगह जगह जा रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं और इन्होंने हताशा में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत सिंह जी को निमंत्रण दिया और उस निमंत्रण को चौधरी जयंत सिंह जी ने ठुकरा दिया। उन्होंने भी कहा कि 700 किसान शहीद किसानों के परिवारों को न्योता भेजा जाना चाहिए, उनको बुलाने की बात करें। जब लखीमपुर में किसानों को गाड़ियों से कुचला जा रहा था तब ये कहाँ पर थे हाथरस में जब किसानों के ऊपर जब चौधरी जयंत सिंह जी गए थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, तब इनको चौधरी जयंत सिंह जी अच्छे आदमी नहीं इनको दिखाई पड़े थे। एक तीर से अमित शाह ने ये बात कहकर कई निशाने लगाए। अनिल जी, आप भी समझ रहे होंगे, आप उस पर बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन मेरा काम है, मैं उसका भी विश्लेषण करूंगा और आपसे भी करवाऊंगा। जरा मुझे ये बताइए, क्या अमित शाह ने ये कहकर कि जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया, क्या उन्होंने मुस्लिम समुदाय को अलग मैसेज नहीं दे दिया कि हो सकता है भैया देख लो चुनाव के बाद जयंत चौधरी भी बीजेपी के साथ जा सकते हैं? साथ ही साथ जाटों को भी मैसेज दे दिया कि देख लो ये गलत जा रहे हैं, ये गलत जा रहे हैं। और तीसरा ये भी दिखा दिया, जो अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह के फॉलोअर हैं उनको भी बता दिया कि हम सम्मान करते हैं, इसीलिए हम तो अभी भी अपने पास बुला रहे हैं। एक तीर से कई निशाने। इसीलिए आज आपको अखिलेश के सामने आकर अखिलेश के साथ जयंत चौधरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी ना? नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से तय थी। इन्होंने इनके बयान के पहले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तय थी। इनके इस बयान से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनका ये बयान इनकी हताशा का परिचायक है, इनकी इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी पराजय साफ दिखाई पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है और उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता का रुख ये भाप चुके हैं। इनको दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी परास्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अलगाववादी मुद्दे, ध्रुवीकरण के मुद्दे अब जनता को समझ में नहीं आने वाले। जनता इससे हिसाब लेगी। इन्होंने जो वादे जनता के साथ किए थे कि हम उनकी आमदनी को 2 गुना करने का काम करेंगे, उनकी फसलों का लागत का 1.5 गुना करने का काम करेंगे। ओके अनिल जी, एक सेकंड रुकिएगा। धर्मवीर चौधरी, आज का दूसरा सवाल धर्मवीर जी मेरा यही है, सारा मुकाबला, सारी प्रेस में चर्चा, सारी मीडिया में डिबेट, सोशल मीडिया पर सारे कैंपेन, सब कुछ बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कहीं कहीं कांग्रेस, मायावती जी क्यों प्रचार में नहीं उतर रही हैं? हर कोई पूछ रहा है। इसके पीछे कोई रणनीति है धर्मवीर चौधरी या फिर कोई मजबूरी है? मानक जी, आपने गली कूचे की पार्टियों को पहले मौका दिया है और बहुजन समाज पार्टी देश की 3रे नंबर की बड़ी पार्टी है और मुझे सबसे लास्ट में मौका दिया है। ये बात मैं मीडिया की अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मुझसे पहले जो 2-3 प्रवक्ता बोले हैं, मैं जरा पहले इनका जवाब देना चाहूंगा। आपकी बात का मैं बाद में जवाब देता हूं। अभी जो है बीजेपी के और समाजवादी पार्टी के लोगों ने गन्ना, जिन्ना और जो है इस तरीके के किसानों का जिक्र किया। तो मानक जी, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है समाजवादी पार्टी की, तो मैं मुलायम सिंह जी के एक स्टेटमेंट को कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि कवाल का मुजफ्फरनगर का दंगा एक जातीय दंगा है, वो सांप्रदायिक दंगा नहीं है। और बीजेपी कहती है कि ये जाटों और मुसलमानों का दंगा है। तो ये जो समाजवादी पार्टी के लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, ये उसी तरीके का बर्ताव कर रहे हैं कि लोमड़ी से ये कह दिया जाए कि वो बत्तख के बच्चों की रक्षा करे।
तो बत्तख के बच्चों की रक्षा लोमड़ी कैसे करेगी, ये सब जानते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी और जाटों का कोई मेल नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है जाटों की परंपरागत दुश्मन पार्टी है, चाहे वो अजीत सिंह जी को 1989 में डिफीट देने का काम किया हो और चाहे वो जाट आरक्षण पर इन्होंने हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी की हो। तो समाजवादी पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को सचिन और गौरव की हत्या के रूप में भी सब लोग जानते हैं। आज ये जो मेबेल गठबंधन ठगबंधन के रूप में उत्तर प्रदेश में जाटों को ठगने का काम कर रहा है, इससे जाट पूरी तरह परिचित है। इसीलिए अमित शाह भी पीछे लगे हुए हैं, बीजेपी भी पीछे लगी हुई है और जयंत चौधरी निश्चित जो है ये बीजेपी का हाथ थाम लेंगे, ये बात मैं भी कहता हूं। इसीलिए हमारे समाज के लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। अब मैं शहजाद पूनावाला पे आता हूं। ये शहजाद पूनावाला हमेशा जिन्ना का जिक्र करते हैं, तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ज्यादा बड़े आरएसएस बीजेपी के नेता थे, जिन्होंने जो है मुस्लिम लीग के साथ जिन्ना के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई थी। तो क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी गलत थे या ये शहजाद पूनावाला सही है? सबका साथ सबका विकास करने वाली पार्टी बताए कि उत्तर प्रदेश में कितने मुसलमानों को टिकट दिया है। और ये जिन्ना जिन्ना करने वाले लोग अब गन्ना गन्ना पे आ गए हैं। उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट पूछ रहे हैं कि आज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस पेराई सत्र का 7,000 करोड़ का जो गन्ना भुगतान बाकी है वो क्यों नहीं दिया गया? 16,000 करोड़ का गन्ना का आमदनी हुई मिल मालिकों को। 9,000 करोड़ एसपी बीजेपी दोनों का जवाब दे दिया। लेकिन मेरी एक आपत्ति है, आपने आरएलडी को कहा गली कूचे की पार्टी, आपने आरएलडी को कहा गली कूचे की पार्टी। धर्मवीर जी, मैं आपको पूरा सम्मान पूरा मौका दे रहा हूं, पूरा टाइम दूंगा बोलने का, हमेशा देता हूं, लेकिन आपने कहा गली कूचे की पार्टी। कम से कम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल तो मत करिए। गली कूचे की पार्टी। जिंदगी लड़ते रहे, किसान कबारों के साथ में, मजदूरों के साथ में चौधरी चरण सिंह लड़ते रहे, उस विचारधारा को तोड़ दिया और मुलायम सिंह ने पहले ही विचारधारा को तोड़ा था चरण सिंह जी को। अब ये अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो है उनके विचारों को कुचलने का काम कर रहे हैं। ये हमेशा जो है बीजेपी को फायदा पहुंचाने की बात करते हैं। ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी आपस में मिली हुई है। दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि बहुजन समाज पार्टी फाइट में ना रहे और एक अरे फाइट में तो तब आएंगे जब चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। लेकिन मैं यही तो पूछ रहा हूं, आज मेरा सवाल है, आप पर आरोप लग रहा है धर्मवीर चौधरी आपकी पार्टी पर कि आपकी नेता जानबूझकर बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है, प्रचार में उतर ही नहीं रही है। क्यों नहीं उतर रही है? मानक जी मैं आपको डेट बता रहा हूं, आप जरा डेट नोट कर लीजिए और कैमरा लेकर के पहुंचिएगा। 2 तारीख को बहन जी आगरा में रहेंगी, 3 तारीख को बहन जी गाजियाबाद में रहेंगी, 4 तारीख को अमरोहा में रहेंगी और 6 तारीख को अलीगढ़ में रहेंगी। मैं आपको पश्चिम उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम आदरणीय बहन जी के नोट करा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। और मैं नोट कर लूंगा, मुझे पता है ये प्रोग्राम पहले से पता है, ये मीडिया में आप बता चुके हैं धर्मवीर जी। लेकिन क्या एक हफ्ते 10 दिन की तैयारी से आप उत्तर प्रदेश के इतने बड़े एरिया को कवर कर पाएंगे? जैसे मैं डिबेट में आपके छक्के छुड़ाता हूं, वैसे ही वो मैदान में हाथी के निशान के साथ छक्के छुड़ा रहे हैं और ये गठबंधन ठगबंधन को पसीने आ रहे हैं। बीजेपी का तो कुशासन ही गोले डूबेगा। आज उत्तर प्रदेश के किसान ये पूछ रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए। ओके, मुझे पता है आप नहीं बोलेंगे। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। मुझे अनिल दुबे को छोटा सा जवाब देने का मौका देना पड़ेगा। अनिल दुबे, धर्मवीर चौधरी गली कूचे की पार्टी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप अल्टीमेटली आखिरकार बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, जवाब दीजिए। नहीं, हम तो नहीं, धर्मवीर चौधरी जी को ये पता नहीं है। हम तो किसानों की, गरीबों की, गली कूचे में रहने वाले कमजोर लोगों की, हम तो उन्हीं की आवाज को उठाने का काम करते हैं, हम उन्हीं के लिए लड़ने का काम करते हैं। और रही बात की वो जयंत चौधरी जी के बारे में, राष्ट्रीय लोकदल के बारे में टिप्पणी रख रहे हैं, उत्तर धर्मवीर चौधरी की पार्टी के बारे में उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि वो किसके साथ मिले हुए हैं, उनका किसके साथ गठबंधन है। हमारा गठबंधन तो बहुत मजबूत है और हम भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी को हरा करके दम लेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के किसान हमारे गठबंधन के साथ और अखिलेश यादव जी और माननीय जयंत चौधरी जी एक है। दोनों लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश की 4 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। धर्मवीर जी मौका दूंगा आपको। धर्मवीर जी पहले अनिल अपनी बात पूरी कर ले। हाँ बोलिए अनिल जी, बोलिए। हाँ,
आपके सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर मजबूती के साथ लड़ रहा है। हम दोनों लोग भाईचारे के साथ अच्छा, बहन जी की रणनीति क्या है अनिल जी? बहन जी की रणनीति क्या है? धर्मवीर चौधरी कह रहे हैं 2 तारीख से चुनाव प्रचार शुरू करेंगी और छक्के छुड़ा देंगी सबके। अरे वो कोई भी प्रचार करें, धर्मवीर चौधरी जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, धर्मवीर चौधरी पहले अपनी पार्टी के बारे में चिंतित होने की बात करें। उनको हमारे गठबंधन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी पार्टी की चिंता करें, अपनी पार्टी के ऊपर उनके क्या आरोप लग रहे हैं उस पर चिंता करें। हम तो उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर के, उत्तर प्रदेश की जनता के विकास को लेकर के हम काम कर रहे हैं और जनता हमारे साथ है। और जनता इसीलिए सारे लोग जो भारतीय जनता ओके, संगीत रागी, ओनली संगीत रागी। संगीत रागी, पहले इसी पर थोड़ा बोलिएगा, आपको क्या समझ में आ रहा है? बहन जी की कैसी रणनीति है ये, अगर ये रणनीति इसके पीछे है भी तो, कि 2 तारीख को चुनाव प्रचार में उतर रही है ढंग से, जबकि 10 को पहली वोटिंग है? देखिए मानक जी, आपने यदि इस चुनाव को देखा होगा तो इस चुनाव में वो सरगर्मी नहीं दिखी है अभी तक जो आमतौर पर चुनाव में होती थी। बड़े बड़े सभाएं, बड़े बड़े नेताओं की बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, बड़े बड़े मोबिलाइजेशन हुआ करते थे। तो अभी के जो चुनाव का है वो पूरा नजारा ही बदल गया है। लोग गांव में घरों घरों तक जा रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारे लिए ऐसा लगता हो कि बहन जी चुनाव में नहीं आ रही या उसी तेवर के साथ नहीं काम कर रही हैं। तो वैसे तो प्रधानमंत्री जी भी नहीं जाकर के इस प्रकार का सभाएं कर रहे हैं। अमित शाह जी भी बड़ी बड़ी सभाएं कर चुके। सुन लीजिए, लगने से पहले सबसे ज्यादा रैलीज प्रधानमंत्री कर चुके। नहीं, मॉरल मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ। चुनाव जब से घोषणा हुई है तब से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री की वजह से बड़ी बड़ी जनसभाएं और रैलियां नहीं हुई है। एक चीज देख लीजिए, मैं ये फिर कह रहा हूं, शायद ये आपको लगे कि मेरा कोई आधार है या नहीं है, लेकिन ये चुनाव जिसको आप दो भागों में बांट रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है, तो ये मैं नहीं मानता हूं। ये जो चुनाव है वो ट्रायंगुलर चुनाव है। इसमें बीएसपी को आप कतई भी खारिज नहीं कर सकते हैं। जो मायावती जी का वोट बैंक था, आपने देखा होगा कि 2017 का चुनाव और 2019 का चुनाव, इन दोनों चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी, वैसी स्थिति में भी मायावती जी ने अपने वोट बैंक, उनका 22 कुछ प्रतिशत, 4% के आसपास था, और वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा था। ये भी मैं बताते चलूं, समाजवादी पार्टी से वोटों का प्रतिशत जो है वो बहन जी का ज्यादा था। उसको आप एकाएक खारिज कर दें कि वो नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। देखिए, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी का नेता एक परिवार से जुड़े हुए हैं और एक जाति विशेष के वो नेता है, मुलायम सिंह। बीएसपी में एक जाटों से जुड़े होने मानते हैं कि वह भी हैं, लेकिन दलितों के एक नेता के रूप में उनकी मान्यता है। दलितों के नेता के रूप में मान्यता मुलायम समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की नहीं है। वो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, ऐसी मान्यता, ऐसी भूमिका चेहरा नहीं है। जो आदमी जो सफाई का नाच नर्तन और उसमें अयासी को देखा होगा, वो कहीं भी समाजवाद से वो जुड़ा हुआ व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो वो छवि तो न अखिलेश यादव की है और न ही मुलायम सिंह यादव की। तो इस चुनाव को ये मान करके चलिए कि ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है, पहली बात। दूसरी बात, ये नैतिकता का सवाल, धर्मनिरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का, इस ढोंग को बेहतर है कि इस देश की राजनीति से खारिज कर दिया जाए। जिस दिन आप मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात करते हैं, तो मैं बहुत साफ कर रहा हूं, जब आप माइनॉरिटी को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे तो मेजोरिटी को पोलराइज होना पड़ेगा। और यदि नहीं ऐसा होता है तो हो सकता है कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट हरा दें भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के साथ मिलने के बाद वह ऐसी दुर्दिन खड़ा होगा हिंदू समाज के लिए, जिसके लिए सोच पाना अभी से मुझे डर पैदा करता है।
एक शाहीन बाग नहीं, एक पाकिस्तानी और तालिबानी माइंडसेट नहीं, हजारों माइंडसेट खड़े कर देंगे 5 साल के समाजवादी शासन में। मुझे क्या डर और चिंता 2012 से इसकी 17 है। के बीच कितने शाहीन बाग हो गए थे वहां पर संगीत रागी? 190 दंगे हुए थे उस समय में। और एक छोटे से छोटे व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि कैसे मुस्लिम सांप्रदायिकता उस समय उफान पर थी। उनके लड़के यदि मुसलमानों के लड़के यदि हत्या भी कर दे तब भी पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से रुक जाती थी। मुजफ्फरनगर का हिंसा आप हम सबको मालूम है, मैं तो वहां फील्ड में जाकर के रिसर्च करके आया हूं, क्या वहां की स्थिति थी। और वो स्थिति मुजफ्फरनगर की ही सिर्फ नहीं है, वो सारे उन जगहों में है। लोग डरते हैं आप जाकर के, इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी भी मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश होकर के आया था, तो वहां का हिंदू समाज इस बात अभी डिलेमा में है कि भाई किसानों के मुद्दे पर ठीक है बीजेपी सरकार ने ये हुआ, उनसे टकराव चला, लेकिन क्या यदि हम वोट दे देते हैं समाजवादी पार्टी को तो क्या हम हिंदू समाज के साथ विश्वासघात तो नहीं कर देंगे? ये डिस्कोर्स भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज के दिन में बिल्कुल है। और उनको लगता है कि 2012 में हमारी बहन बेटियों की इज्जत जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बचाई थी। तब अजित सिंह और जयंत सिंह का परिवार अपनी घरों में लेट करके अपने आप को बचा रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे नेता ही थे जो जाकर के इन रेडिकल इस्लामिस्ट के आक्रमण से हिंदू समाज को बचाने की भूमिका में अपने आप को ऑफर किया था और वही लड़ाई लड़े थे। क्या लगता है कि आपको ये कैराना और मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी के आते खड़े नहीं होंगे? मुलायम, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग आकर के सैफुकुर रहमान जैसा आदमी जो कहता हो कि तालिबान का आगमन जो है इस्लाम का आगमन है, इसकी वेलकम करनी चाहिए, वो मानसिकता क्या उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी? घनश्याम तिवारी बोलिए। घनश्याम तिवारी, आप इन मुद्दों पर ध्यान न दें, आप कोशिश करें इनके बारे में बात ना करें, लेकिन संगीत रागी कह रहे हैं वो जमीन पर घूम कर आए हैं, ये डिस्कोर्स जमीन पर चल रहा है, आप अपने इतिहास से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। घनश्याम तिवारी देखिए, मैं नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी को 0 वोट आएंगे या 0 सीटें आएंगी। मुझे लगता है कि खांटी जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक होगा, जो संगीत रागी की बात सुन करके वोट देगा, इसके बावजूद वोट देगा कि उसे 1000 रुपए का सिलेंडर अब 2000 में खरीदना पड़ेगा, इसके बावजूद वोट देगा कि 5 साल उसका बेटा बेरोजगार रहा, बेटी बेरोजगार रही, लाठी खाए। यही आरएसएस वाले एक शब्द नहीं बोला। उसने ये भी देखा कि जब चीन हमारी सीमा में आता है और अतिक्रमण करता है, यही आरएसएस वाले एक शब्द भी उनको नहीं दिया था, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। उसने ये भी देखा कि इसी साल 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने $100 बिलियन का व्यापार चीन को दिया है। आरएसएस ने एक शब्द नहीं बोला, भारतीय जनता पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला। मैं मानता हूं कि खोखली राष्ट्रवाद और इतने ताकतवर देश के अंदर हिंदू खतरे में है कि भावना को पैदा करने वाले आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में आकर के 8-10 लोग ऐसे भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे जिनको 2000 रुपए का सिलेंडर चाहिए, 200 रुपए का पेट्रोल चाहिए, 10 साल की बेरोजगारी चाहिए। 14-17-19 का नतीजा भूल गए क्या? 19 में तो 50% वोट मिला था, 50, 17 में 40% मिला था, 14 भी याद करिए। आप सर्वे कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब है ये सारी दलीलें जो संगीत रागी दे रहे हैं, इसके साथ साथ ये तो फ्री में है, इसके साथ साथ 2000 रुपए का सिलेंडर, 10 साल की बेरोजगारी, बिना ऑक्सीजन की मौत वाली महामारी, उसके अलावा किसानों की फसल, इसी तरीके से आवारा पशु चरते रहेंगे और ये लोग झाल थाली बजाते रहेंगे और उसी तरीके से महंगाई रहेगी, अन्याय रहेगा, लेकिन ये बार बार आपके बेटे को लाठी मारेंगे। स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। घनश्याम तिवारी और उनकी पार्टी की स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। संगीत रागी कितना भी लाइए उनको अपनी पिच पर, वो नहीं आने वाले। संगीत रागी क्विकली, क्योंकि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये पिच पर लाने की नहीं है। जब तुलना ये होगा तो ये भी लोग कहेगा कि इसे आखिर जब 5 साल की समाजवादी पार्टी की सत्ता थी तो सफाई में अयासीबाजी के और नर्तन के और अयासीबाजी के अतिरिक्त तो हॉस्पिटल बनवा देते, करोड़ों लोगों को घर दे देते, करोड़ों लोगों के घरों में चूल्हे जला देते। बकवास कर रहे हैं? अरे सिलेंडर पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी ने।
टॉयलेट तो उनके घरों, उनकी जिनकी माँ बहनें जो है वो शाम काल का इंतजार करती थी कि हम तब जाकर के शौचालय जाएंगे। ओके, ऑल राइट, ओके घनश्याम, एक कमेंट और करिएगा। जो मैंने सवाल धर्मवीर चौधरी से पूछा था, मायावती क्यों नहीं निकल रही हैं? क्या लगता है आपको, प्रचार उनका इतना सबड्यूड क्यों है? क्यों अग्रेसिव कैंपेन नहीं कर रही हैं वो? कोई स्ट्रेटेजी दिखती है क्या इसके पीछे? देखिए, मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं कर रही है, लेकिन इस समय जनता बहुत अग्रेसिव है और जिन लोगों को लगता है कि वो फोटो में रह करके चुनाव जीत जाएंगे, वो जनता उनके साथ नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि जो मुद्दे हैं वो प्रतिदिन बेहतर जीवन के मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं। कोई नेता अगर उसे लगे कि उसका जमीन पर इतना जबरदस्त संगठन है कि फोटो में रहकर जीत जाए, तो दो ही लोग ऐसा सोच सकते हैं, एक धर्मवीर भाई ऐसा सोच सकते हैं, दूसरा नरेंद्र मोदी जी ऐसा सोच सकते हैं। वरना मुद्दे ये हैं कि आप जमीन पर उतरिए और युवा को बताइए रोजगार कैसे। शहजाद पूनावाला, शहजाद, अगर अग्रेसिव कैंपेन करने से नुकसान होता हो तो समझ में आता है, किसी और का फायदा होता है क्या अगर मायावती अग्रेसिव कैंपेन करें? क्या इसीलिए नहीं कर रही क्या? नहीं, मायावती जी का सवाल तो आप मायावती जी की पार्टी से पूछिए, पर जिनको कॉन्फिडेंस है वो ना तो करहल की तरह सेफ सीट जहां पर उनका समीकरण अच्छा फिट होता है इतने वर्षों का वहां जाते, ना तो वो प्रियंका वाड्रा जी की तरह यू टर्न करते, ना वो बहन मायावती जी की तरह फील्ड में आने से ही डरते। पर सवाल 2-3 मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको 3 आंकड़े गिनाता हूं। घनश्याम जी बार बार आंकड़ों पे आते, चलिए आंकड़ों की भी डिबेट इनके साथ करते हैं। हमने 45 लाख घर बनाए गरीबों के, ज्यादातर दलित ओबीसी समाज के लोग के घर बने। आप अपने 5 साल में कितने घर बनाए वो बताइए। 28,000 ये फिगर है। हमने 36,000 करोड़ के लोन माफ किए, आपने कितने किए वो बता दीजिए। हमने 2.5 करोड़ शौचालय दिए, आपने कितने टॉयलेट दे दिए वो बता दीजिए। हमने आज की तारीख में जो है बेरोजगारी को 4.5% कर दिया। आपके समय पर बेरोजगारी दर 18% थी, अगर नहीं थी तो बताइए कितनी थी। हमने 22 घंटे बिजली गांव में दी है और 24 घंटे बिजली शहरों में दी है। आपके जमाने में 22 घंटे बिजली पावर कट होती थी। अब मैं एक व्यापक सवाल पे आना चाहता हूं। व्यापक सवाल यह है मानक जी, जिसका जवाब घनश्याम जी नहीं देंगे, कि घनश्याम तिवारी जी ये बताइए कि ये मेरे पास क्लिप है चौधरी अजीत सिंह जी की, मैं प्ले नहीं करूंगा क्योंकि मानक जी राइवल चैनल की क्लिप है इसलिए, पर मैं उसमें क्या लिखा है मैं बताता हूं। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा कि मुजफ्फरनगर दंगा मुलायम सिंह यादव ने करवाया था। अब मैं ये क्लिप प्ले कर सकता हूं, आपको दिखा रहा हूं, पर मैं क्लिप प्ले नहीं कर रहा हूं, एबीपी की क्लिप है। अब मुझे बताइए कि जब चौधरी अजीत सिंह जी, जिनको आप भी सम्मानित मानते, मैं भी मानता हूं, उन्होंने ये कहा है मुजफ्फरनगर दंगों के समय सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था कि केवल एक खास समुदाय को कॉम्पनसेशन दिया गया, फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, आजम खान वीडियो पे पाए गए कि कैसे एक समाज के लोगों को प्रताड़ित करना है। हम कौन है? हमने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को उनका स्थान दिया, यूनिवर्सिटी बनाई। ये कौन है? ये जिन्ना की पोर्ट्रेट एएमयू में लगी तो वहां पर जाकर नमस्कार करने चले गए। हम राजा राम जाट के वंशज है और ये लोग औरंगजेब और मुगलाई मानसिकता के लोगों के प्रेमी हैं। तो हम लोग आज वही कह रहे हैं ना कि 650 वर्षों तक। धर्मवीर चौधरी क्या कह रहे हैं? धर्मवीर चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए धर्मवीर जी, बोलिए। की राजनीति, धर्मवीर चौधरी बोलिए। विदेशी मानसिकता इन लोगों, मैं ये कह रहा हूं कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भारत रत्न दे दीजिए। आप बहुत, ये बीजेपी के लोग बहुत बड़े फ्रॉड हैं। अभी तो राजा साहब की वहां पे एक ईंट भी नहीं लगी है, ईंट का रोड़ा भी नहीं लगा, 1 इंच जमीन आपने एक्वायर नहीं की है। चौधरी आपको चौधरी धर्मवीर याद नहीं आए, जब मेरी पार्टी पर ही रखिए। ये भरोसा और किसी पर मत कीजिए। मैं संतुष्ट हूं कि बीएसपी भी यही भरोसा करती है, तो करेगी तो बीजेपी ही नहीं। मुझे बड़ी संतुष्टता है कि चौधरी धर्मवीर धर्मवीर जी की आवाज समझ में नहीं आ रही। शहजाद एक सेकंड, शहजाद 1 सेकंड, ओनली धर्मवीर चौधरी, ओनली धर्मवीर चौधरी। 2007 से 12 की सरकार बनाई थी, हम उसी तरीके से सरकार बनाएंगे। धर्मवीर चौधरी जी क्या कहा आपने? धर्मवीर चौधरी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा बताइए ना, हर कोई जानना चाह रहा है ये रणनीति क्या है, क्या आपको इतना भरोसा है? अभी आपने सुना घनश्याम तिवारी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, और साथ ही वो आपके अनिल दुबे बैठे हैं आरएलडी वाले, वो कह रहे हैं सिर्फ फोटो में दिखकर वोट लेना, अगर आप ये मान रहे हैं इससे मिल जाएगा तो ये होने वाला है नहीं। मानक जी, ये जो 5 सीटों की त्रिपाल आई हुई है ना, ये भी बहन जी के इशारे पे आई हुई है। समाजवादी पार्टी के स्तर पर 5 लोकसभा जो आई हुई है, नहीं तो ये 0 हो जाते। और इससे पहले ये जब बाई इलेक्शन हुआ था तो बहन जी कहीं गई नहीं थी। बहन जी ने अपने अनुयायियों को एक इशारा किया था, फूलपुर, कैराना और मुझे गोरखपुर की जो सीट लोकसभा की जीती थी समाजवादी पार्टी ने, वो बहन जी के एक इशारे पे जीती थी। हम लोग ठगबंधन नहीं चलाते हैं, हमारा सीधा संवाद जनता से है।
और बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे पास में कैडर है और वह कैडर लगातार काम कर रहा है। हमारे प्रत्याशी, हमारे बूथ के अध्यक्ष लगातार सक्रिय हैं, हम खुद सक्रिय हैं और माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में 2 बार पूरे प्रदेश के दौरे हुए हैं। आदरणीय बहन जी ने 9 अक्टूबर को 10 लाख लोगों के साथ में रैली की थी और प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलनों का समापन किया था। अभी कोरोना काल चल रहा है, ये कोरोना के नियमों को, निर्वाचन आयोग के नियमों को ध्वस्त कर रहे हैं और ओके, घनश्याम तिवारी, ऑलराइट, ओके, घनश्याम तिवारी, घनश्याम आप इस पर बोल नहीं रहे थे, मैं चाह रहा हूं थोड़ा बोलिएगा। धर्मवीर चौधरी सीधे अटैक कर रहे हैं आपको, आपके नेता को, आप बोलने से बच रहे हैं। मायावती की स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ रही है घनश्याम तिवारी? आ रही है तो क्या है? चुनाव में अपने सिंबल को लॉटरी टिकट समझ करके अगर कोई दल लड़ना चाहता है तो लड़े, लेकिन अगर किसी को लगता है कि केवल तस्वीर में रह करके ये बेरोजगार युवा उसको वोट दे देंगे तो वो या तो खुद गुमराह है। आपके बीच में नहीं बोल रहा था धर्मवीर जी, आपके बीच में नहीं बोल रहा था धर्मवीर जी, आपके बीच में नहीं बोल रहा था धर्मवीर जी, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। ये जनता के साथ उदंडता है इस तरीके से बात करना। मुझे अपनी बात रखने दीजिए, आप अपने समय पे बोलिएगा। ये दर्शकों के साथ उदंडता है। देखिए, मुख्य बात यह है कि अगर किसी भी दल को लगता है कि वो उसके चुनाव का सिंबल लॉटरी टिकट है और जनता उस लॉटरी टिकट को खरीद करके अपनी तकदीर को बेहतर बनाने की सोच रख लेगी तो वो या तो खुद गुमराह है या जनता को गुमराह करना चाहता है। हम जमीन पे खड़े होकर के बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हर रोज कर रहे हैं, जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं देती। हर चुनाव में हर मुद्दे पर स्ट्रेटजी क्या है घनश्याम तिवारी? क्या स्ट्रेटजी है बहन जी की? रणनीति क्या है? जैसा मैंने कहा कि मैं नहीं जानता, ये धर्मवीर जी भी नहीं जानते। ये भले ही कितने भी धारदार तर्क दे दें, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता आते हैं उनको भी नहीं पता कि ये रणनीति क्या है। ये जो फोटो उनके पीछे लगी है उस फोटो से आवाज थोड़ी आती है। का स्टेटमेंट आया था सिर्फ कि इन बलात्कारियों को माफ कर दीजिए, बच्चों से गलती हो जाती है, तो यही आपका चाल चल रहा है। जमीन पर खड़े होकर के बेरोजगार युवा की आवाज उठाइएगा तभी वोट मिलेगा, वरना फोटो से वोट अनिल दुबे से कोशिश करता हूं, शायद अनिल जी आपको कुछ कहना हो इस पर। मायावती की रणनीति क्या है? वो कह रहे हैं और संगीत रागी बता रहे थे कि जब लहर चल रही थी तब भी 22% वोट, जब बीजेपी की लहर थी 22% वोट उनका इंटैक्ट था। उनको यह लग रहा है शायद बिना प्रचार किए वो 22% तो आ जाएगा, लेकिन अगर अग्रेसिव कैंपेन किया तो किसका नुकसान कर सकती हैं बहन जी? क्या उससे बच रही हैं क्या? देखिए मानक जी, बहन जी की क्या स्ट्रेटजी है, बहन जी की पार्टी की क्या स्ट्रेटजी है, ये तो बहन जी जाने, उनकी पार्टी के लोग जाने। अगर उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को बताया हो तो धर्मवीर चौधरी जी जाने उनकी स्ट्रेटजी। और हमें उनकी स्ट्रेटजी जानने की जरूरत नहीं है, हम अपनी स्ट्रेटजी जानते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के विकास के करना चाहते हैं, किसानों को संगठित करके, नौजवानों को संगठित करके उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको, उनका जो शोषण हुआ है, उनको जो लाठियाँ मिली हैं उसको लेकर के हम संघर्ष करना चाहते हैं। और हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश के सारे वर्ग के लोग हमारे साथ हैं और वो हमारे साथ आ रहे हैं। और उसका परिणाम स्वरूप ये है कि भारतीय जनता पार्टी की हताशा दिखाई पड़ रही है। और हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन सरकार बनाएगा। ओके, संगीत रागी बहन जी पर बोलिएगा। आपने थोड़ा सा हल्का सा प्रकाश डाला था, मैं चाह रहा हूं क्योंकि हम बीजेपी, एसपी, आरएलडी, वेस्टर्न यूपी, जाटलैंड, इसकी काफी बहस कर चुके। जैसे मैंने कहा 22% तो ऐसा लगता होगा बहन जी को कि ये तो हमारे पास है ही। ज्यादा शोर मचाने से, ज्यादा अग्रेसिव कैंपेन से क्यों बच रही हैं वो? किसका नुकसान कर सकती हैं, किसका फायदा कर सकती हैं? देखिए मानक जी, चुनाव आपका एग्रेसिव कैंपेन से आपका सिर्फ उसका परिवर्तन उसमें नहीं होता है। चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपके जातीय और सामाजिक समीकरण कैसे हैं, आप किन कैंडिडेट को कहां पर आपने फिट इन किया। ये शतरंज के मोहरे हैं जिस पर आप कैसे चलते हैं। और जब शतरंज के चाल में आप गोटी चलने लगते हैं तो आप चिल्ला करके नहीं बोलते हैं कि मैंने बादशाह को यहाँ रखा है और मैंने अपने सिपाही को यहाँ पर रखा है। तो इस बात पर निर्भर करता है कि जो आप किस प्रकार से आप सामाजिक समीकरण खड़ा करते हैं, किस प्रकार से आप घर घर तक जाकर के लोगों को अपनी बात समझा पाने में कामयाब होते हैं, यह चुनाव की दशा दिशा तय करेगी। यदि बहुत ज्यादा आप देखे होइएगा, एक बीजेपी का आप उदाहरण ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में जिस एग्रेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा,
ऐसा लगता था कि मुझे लगता था कि कम से कम बराबरी का तो रहेगा ही टक्कर, लेकिन आपने देखा कि दोनों के बीच का मार्जिन कहां तक था। तो पिछला चुनाव आप देखिए, अखिलेश यादव, जयंत सिंह और राहुल गांधी, लगता था अब इन सबकी तिकड़ी मिल गई है तो इसके बाद तो परिवर्तन होना ही होना है। और किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था, सब कहते थे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को अपने बल पर अयोध्या मूवमेंट से तुलना होने लगती थी। कहा था अयोध्या मूवमेंट की पिक लहरती भारतीय जनता पार्टी में, और वैसी स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी यदि अपने बल पर सत्ता में नहीं आई तो अब कैसे आ सकती है। ये मत भूलिए कि पिछड़ों के नेता में बात होगी तो पिछड़े अपने आप को नरेंद्र मोदी जैसे पिछड़े के साथ अपने आप को जोड़ना चाहेंगे मानसिक तौर पर, या एक जाति विशेष का नेता घनश्याम तिवारी को के साथ जोड़ना चाहेंगे। टाइम खत्म हो रहा है। यदि दलित अपने आप को जोड़ना चाहेंगे तो किसके मुझे साथ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को आरएसएस के साथ जोड़ना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को और आरएसएस के प्रवक्ताओं को यह निर्देश दिया गया है कि आदित्यनाथ का चैप्टर समाप्त कर दीजिए। इसीलिए अब ये लोग योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, नेता के रूप में प्रेजेंट भी नहीं करते हैं। ये तर्क भी नहीं देते कि उन्होंने कोई काम किया या वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ब्रजेश पाठक का एक इंटरव्यू था अनेक चैनलों पे जहां पे वो कहते हैं मुझे नहीं पता कौन भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होने वाला है। नहीं, आज तो केशव प्रसाद मौर्य ने बोल दिया, उप मुख्यमंत्री, जिनसे आप काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे कि वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बयान देंगे जिससे विवाद होगा, आपको फायदा, बीजेपी को नुकसान होगा। केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आपका, बहुत मजा आया डिबेट में। शहजाद थैंक यू, घनश्याम तिवारी, धर्मवीर चौधरी, अनिल जी थैंक यू, संगीत रागी धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।